हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुषमा। आज हम हिंदी पुस्तक दिगंत के गद्य खंड से मलय जी के द्वारा लिखी गई उनकी डायरी हंसते हुए मेरा अकेलापन, इसके प्रश्नों का हल करेंगे आज हम। मैं आशा करती हूँ जब मैंने ये पाठ पढ़ाया था, समझाया था, तब उसका वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। और आज हम इसी पाठ से संबंधित प्रश्नों का हल करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखते हैं किस तरह से हम इस पाठ के से जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो हम उसका उत्तर किस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हंसते हुए मेरा अकेलापन से, डायरी क्या है? चूंकि ये मलय की डायरी है और सबसे पहले हमें डायरी के बारे में जानना होगा कि डायरी क्या है। तो प्रश्न का उत्तर हम लिखते हैं कि डायरी एक ऐसी पुस्तिका है जिसमें किसी साहित्यकार या व्यक्ति द्वारा दैनिक अनुभवों अर्थात प्रत्येक दिन का विवरण किया जाता है, जिसे वह पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ लिखता है। डायरी से हमें लेखक के जीवन में घटने वाली घटनाओं और उसके समय का पता चलता है और उसी से हमें उनकी निजी जीवन की कठिनाइयों का भी पता चलता है। तो ऐसा जब प्रश्न आए कि डायरी क्या है, तो डायरी एक ऐसी वस्तु है, ऐसी पुस्तिका है जिसमें हम अपना दिनचर्या लिखते हैं। और डायरी हम चूंकि सिर्फ स्वयं देखते हैं और खुद के लिए लिखते हैं, हम डायरी दूसरों के लिए नहीं लिखते हैं, इसलिए डायरी पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ लिखी जाती है। तो ये हमारा पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न है, डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है? डायरी में व्यक्ति अपनी मन की बातों को कागज पर लिखता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि डायरी जीवन का दर्पण है। डायरी खुद के लिए लिखी जाती है, दूसरों के लिए नहीं। डायरी में व्यक्ति अपने दैनिक जीवन को अपने ढंग से, अपने समझने योग्य लिखता है। अर्थात डायरी में शब्दों और अर्थों के बीच उदासीनता कम रहती है। यदि शब्दों का भंडार है भी तो उन शब्दों के लायक के भाव भी होने जरूरी हैं। अधिकतर देखा जाता है कि शब्दार्थ और भावार्थ के सटीक मेल न होने के कारण डायरी का लिखना मुश्किल हो जाता है। अब जैसे अगर इस प्रश्न पे मैं कुछ कहना चाहूँ तो डायरी जब हम लिखने बैठते हैं तो हमें पता होता है कि हम डायरी में क्या लिखेंगे, लेकिन जब भी हम अपनी मन की बात को डायरी में या अपनी लेखनी में परिवर्तित करते हैं तो हमें उसके शब्दार्थ समझ में आते हैं, लेकिन उसके भाव हम किस तरह से स्पष्ट करें, अपनी लेखनी में लिखकर किस तरह से उसे बयान करें, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लिखना। तो इस तरह से डायरी में कुछ बातें होती हैं जो कि लिखना मुश्किल हो जाता है। और इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है कि डायरी में शब्दों और अर्थों के बीच उदासीनता कम रहती है। शब्दों का भंडार होता भी है तो उन शब्दों के लायक भाव भी होने चाहिए, जिससे कि डायरी पढ़ने में अच्छी लगे। तीसरा प्रश्न है, किस तारीख की डायरी आपको सबसे प्रभावी लगी और क्यों? उत्तर लिखेंगे हम, 10 मई 1978 ईस्वी की डायरी सबसे अधिक प्रभावी है, क्योंकि इस तारीख की डायरी में लेखक ने अपने यथार्थ के बारे में लिखा है। उन्होंने इस डायरी में स्पष्ट रूप से यह दिखाया है कि मनुष्य यथार्थ को जीता भी है और इसकी रचना भी वह स्वयं ही करता है। उन्होंने जीवन की सच्चाइयों को दृढ़ता पूर्वक अपनाया है और कभी भी किसी कठिनाई से पीछे नहीं हटे।
इसमें उन्होंने संसार को यथार्थ से तुलना करते हुए यह समझाया है कि संसार में मनुष्य का जीवन यथार्थ से जुड़ा है, जिसके बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। इस डायरी में सबसे मूल्यवान और प्रेरणात्मक बात यह है कि रचे हुए यथार्थों का स्वतंत्र हो जाना। 10 मई 1978 ईस्वी की डायरी सबसे अधिक प्रभावी है, क्योंकि इसमें मल्लेश जी ने अपने यथार्थ को लिखा है कि क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं अपने जीवन में। और इसमें उन्होंने यह भी बताया है कि मनुष्य ही स्वयं अपने यथार्थ को रचता भी है और अपने यथार्थ को जीता भी है। तो यही सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है इसमें कि जब हम अपने रचे हुए यथार्थ से स्वतंत्र हो जाते हैं तब किस तरह से महसूस करते हैं और क्या होता है, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण और प्रेरणात्मक बात है। चौथा प्रश्न है, डायरी के इन अंशों में मलेज की गहरी वेदना घुली हुई है, इसे प्रमाणित करें। उत्तर लिखेंगे हम, मलेज एक सहज और भावुक लेखक हैं। उनकी हर रचना में, चाहे कविता हो या फिर डायरी, उनकी लेखनी में भावुकता स्पष्ट रूप से झलकती है, अर्थात उनकी संवेदनशीलता का परिचय देती है। जैसा कि खेत की मेड़ पर बैठी कौओं की कतार को देखना हो या फिर अकेलापन, नेगी परिवार की मेहमान नवाजी की बात हो या फिर स्कूल के 2 अध्यापकों से परिचय, अपने द्वारा रचे गए यथार्थ हो या फिर भोगे गए दिन, सेव बेचने वाली लड़की की आतुरता और उसकी ललक मलेज की संवेदनशील आंखें ही देख पाती हैं। यहाँ पर होगा पाती हैं। मनुष्यों के आम जीवन में होने वाले डर और जिजीविसा मलेज की गहरी संवेदना को ही दर्शाते हैं। चूंकि ये डायरी है और डायरी में मलेज जी ने अपने भावों को भी व्यक्त किया है स्पष्ट रूप से, तो इसलिए हम इसमें समझ पाते हैं कि मलेज जी एक बहुत ही सहज और भावुक लेखक हैं और इन्होंने अपनी ये रचना में दर्शाया है कि वो कितने संवेदनशील हैं। इस डायरी में जो भी उनके साथ बातें हुई हैं, नेगी परिवार की मेहमान नवाजी हो या फिर उनके 2 अध्यापकों से परिचय हो, वो सब इनके डायरी में झलकता है कि वो क्या कहना चाहते हैं और वो कितने प्रसन्न हैं। और जब वो खेत की मेज पर बैठे कौओं की कतार को देखते हैं और सोच में पड़ जाते हैं, वो सब मल्लेश जी के भावों को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, व्याख्या करना है हमें। सबसे पहला क नंबर है जिसकी व्याख्या करनी है हमें, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। इसका उत्तर लिखेंगे हम, प्रस्तुत पंक्ति मलेज द्वारा लिखित हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक डायरी से ली गई है। प्रस्तुत पंक्ति मलेज के 10 मई 1978 ईस्वी की डायरी की है। इन पंक्तियों में मलेज यह समझाना चाहते हैं कि जीने के लिए मनुष्य को हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। वह इन संघर्षों को जीता है, वह इन संघर्षों का भोग भी करता है और भोग करने के दौरान इनकी सृष्टि भी करता है। संघर्ष संघर्ष को जन्म देती है। कहा गया है कि गति ही जीवन है और जड़ता मृत्यु। इस प्रकार आदमी यथार्थ को जीता है। तो यथार्थ है कि यहाँ पर जिस तरह से बताया है मल्लेश जी ने कि मनुष्य यथार्थ को जीता भी है, भोगता भी है, तो सही बात है। हम जो भी अपने जीवन में करते हैं हम उसी को जीते हैं और उसी को भोगते भी हैं।
जैसा कि कहा गया है, हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। उसी तरह से यहाँ पर मल्य जी ने बताया है कि जैसा मनुष्य यथार्थ जीता है उसी को भोगता भी है, और संघर्ष ही संघर्ष को जन्म देती है। ख नंबर है जिसकी व्याख्या करनी है हमें। इस संसार से संपृक्ति एक रचनात्मक कर्म है। इस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। इसका उत्तर लिखेंगे हम। प्रस्तुत पंक्ति मलयज लिखित हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक डायरी से ली गई है। प्रस्तुत पंक्ति के अनुसार मलयज यह बताना चाहते हैं कि मानव का संसार से जुड़ा होना जरूरी है। मानव संसार के सामानों का उपभोग करता है और उसकी सृष्टि भी करता है। मानव अपने संसार का निर्माण स्वयं करता है, वह ही अपने संसार को जीता है और भोगता है। संसार से कर्म करना जीव मात्र के लिए बहुत ही आवश्यक है। भोगने की इच्छा कर्म का प्रधान कारक है। इस तरह संसार में संपृक्ति होने पर जीव मात्र रचनात्मक कर्म की ओर उत्सुक होता है। इस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है, क्योंकि इस कर्म के बिना उसका अस्तित्व ही अधूरा है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ यहाँ पर संपृक्ति का अर्थ होता है जुड़ाव। और जैसा कि इस प्रश्न का उत्तर लिखा गया है कि मानव संसार के सामानों का उपभोग करता है, तो जो कि सही है कि मानव हम अब संसार में बनाए गए सामानों का ही उपभोग करते हैं, और वो सामान की सृष्टि भी मनुष्य ही करता है और मनुष्य ही उसका उपभोग भी करता है। और वो इसी संसार को जो कि जीता है और भोगता भी है। संसार में कर्म करना जीव मात्र के लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि हम सब कर भी रहे हैं, हम जीव मात्र ही यानी कि मनुष्य मात्र ही संसार में आया है, उसे अपना कर्म करना ही है और उस कर्म को भोगना भी है। तो इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे। अगला प्रश्न है 6 नंबर, धरती का क्षण से क्या आशय है? उत्तर लिखेंगे हम। लेखक जब डायरी लिखते हैं तो वह कविता के मूड में शब्द और अर्थ के बीच की दूरी अनिश्चित हो जाती है। शब्द और अर्थ शब्द में बदलते चले जाते हैं, एक दूसरे को पकड़ते छोड़ते हुए। शब्द और अर्थ का जब साथ नहीं होता, तो यहाँ पर सब ये अलग अलग होगा, नहीं होता तो वह आकाश होता। जैसे कि यहाँ पर शब्द और अर्थ का अगर साथ नहीं होता तो वो आकाश होता, यानी कि पूरा स्वतंत्र होता, खुला होता, जिसमें रचनाएं बिजली के फूल की तरह खिल उठती हैं। किंतु जब उनका साथ होता है तो वह धरती का क्षण होता है और उसमें रचनाएं जड़ पा लेती हैं। यह कहना उचित होगा कि शब्द और अर्थ एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो ये धरती का क्षण, तो ये शब्द और अर्थ को लेकर ही है। जो धरती का क्षण कहा गया है, यहाँ पर शब्द और अर्थ एक दूसरे के पूरक हैं, और अगर शब्द और अर्थ में जुड़ाव ना हो तो ये पूरा एक खुला आसमान की तरह है, जिसमें कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए एक दूसरे को ये पकड़ते और छोड़ते हुए शब्द और अर्थ का जब साथ होता है तब वो धरती का क्षण होता है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, रखे हुए यथार्थ और भोगे हुए यथार्थ से क्या संबंध है? इसका उत्तर लिखेंगे हम। भोगा हुआ यथार्थ
एक दिया हुआ यथार्थ है। हर आदमी अपना अपना यथार्थ स्वयं रचता है और उस रचे हुए यथार्थ का एक हिस्सा दूसरों को दे देता है। हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है। रचने और भोगने की यह प्रक्रिया एक द्वंद्वात्मक रिश्ता है। एक के होने से ही दूसरे का होना है। तो इसमें हमें जो बताया गया है कि रखे हुए यथार्थ और भोगे हुए यथार्थ से क्या संबंध है। तो जैसा कि यहाँ पर बहुत ही सरल शब्दों में लिखा हुआ है कि भोगा हुआ यथार्थ एक दिया हुआ यथार्थ है, जो कि हमने किया हुआ है, और हर आदमी अपना अपना यथार्थ स्वयं रचता है और उसे रचे हुए यथार्थ का जो एक हिस्सा है वो दूसरों को दे देता है और वही भोगा हुआ यथार्थ बन जाता है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम। 8वां, लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? वह डायरी को किस रूप में देखना चाहता है? इसका उत्तर लिखेंगे हम। लेखक मलयज डायरी लेखन को सुरक्षा नहीं मानता है। लेखक इस बात से सहमत नहीं है कि हम यथार्थ से बचने के लिए डायरी लिखें और अपने कर्तव्य को समाप्त समझे, यहाँ पर होगा समाप्त समझे। यह तो कायरता है। हम अपनी गलतियों, अपनी पराजय को डायरी लिखकर छिपा नहीं सकते। लेखक के अनुसार सुरक्षा इन चुनौतियों का सामना करने में है, अर्थात इन चुनौतियों को जीने में है। जीवन के कठिनाइयों का सामना किए बिना ही हार मान लेना यह कहाँ की चतुरता है? सुरक्षा कठिनाइयों का सामना करने में है। लेखक डायरी को मुसीबतों से बिना लड़े पलायन किए जाने के रूप में देखना चाहता है। तो लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? तो इसमें जैसा कि बताया गया है कि हमें कायरता का जो कायर नहीं बनना चाहिए और हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए चुनौतियों का सामना करना चाहिए। ये सब बातें हैं। तो आज हमने कुल 8 प्रश्न पढ़े। ये जो 9वां प्रश्न आप देख रहे हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो अगले वीडियो में हम इसका कुछ और भी प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।